हमने अपने लास्ट टॉपिक में फेज ऑफ अ एसी को देखा। हमने देखा कि कैसे हमारे पास वोल्टेज और करंट आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, इनके दरमियान फेज एंगल बनता है और इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। अब इस चीज़ को हमने जब पढ़ा तो मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास सर्किट पे डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव है, कैपेसिटिव है या फिर इंडक्टिव है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो लोड होता है ना, वो वेरी हो रहा होता है और उस लोड की वेरिएशन की वजह से हमारे पास जो फेज ऑफ अ एसी होता है ना, वो भी चेंज हो रहा होता है। और आए इसको हम वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एसी थ्रू रेजिस्टेंस, कि अगर हम एक रेजिस्टेंस को लोड में कनेक्ट करें, यानी कि हमारा जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव हो, तब हमारे पास वोल्टेज या करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारे पास जब भी हमारे पास एक कंप्लीटली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो हमारे पास वोल्टेज और करंट इन फेज होते हैं, यानी कि ये एक दूसरे से ना तो लीडिंग ना लैगिंग कर रहे होते हैं, बल्कि ये एक दूसरे के ऊपर ही फॉल हो रहे होते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 90 डिग्री पे वोल्टेज मैक्सिमम है, तो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो करंट है वो भी हमारे पास 90 डिग्री पे मैक्सिमम होगा। और अगर हमारे पास इन दोनों के दरमियान में लीडिंग और लैगिंग ना हो रही हो, यानी कि ये इन फेज हो, तो हमारे पास जो फेज एंगल होता है उसको हम 0 डिग्री कंसिडर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जो फेज एंगल है वो 0 डिग्री होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज और करंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, यानी कि आई का वी के ऊपर आना या वी का आई के ऊपर आना हमारे पास इस चीज़ की निशानदेही ये कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री का है। अब इसको हम बेसिकली फाइंड भी करते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि जो v है वो हमारे पास वी एम साइन ओमेगा टी के इक्वलेंट होता है, और i जो है वो हमारे पास v ओवर r के इक्वल होता है। और अगर मैं इधर v की वैल्यू को पुट इन कर दूं तो वी एम साइन ओमेगा टी ओवर r हो जाएगा। आई विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। आपको ये चीज़ पता है ना कि हमारे पास साइन ओमेगा टी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, और हमारे पास जो साइन की रेंज यानी कि हमारे पास साइन की वैल्यूज है वो -1 से 1 तक लाई कर रही होती है। तो 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, उस टाइम हमारे पास करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और I इज इक्वल टू वी एम ओवर आर हो जाएगा। हमारे पास वी एम का मतलब है हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज, और I जो है वो हमारे पास आ जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी। तो ये आपने देखा कि कैसे हमारे पास V जो था वो वी एम साइन ओमेगा टी था, और I जो था वो हमारे पास आई एम साइन ओमेगा टी था। अब इसके अंदर हम पावर लॉस को निकालते हैं। आपको ये पता है कि दोनों इन फेज हैं, तो हमारे पास पावर लॉस क्या होंगे, आइए इसको भी देख लेते हैं। आप इस पावर कर्व को देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली हमारे पास जो पावर होती है ना, वो प्रोडक्ट होती है वोल्टेज का और करंट का। ये चीज़ हमने इंस्टेंटेनियस पावर में भी सीखी थी अपने लास्ट टॉपिक में, कि अगर मैं वोल्टेज को और करंट को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास पावर आती है। और इस ग्राफ से आप इस चीज़ को देख भी सकते हैं कि हमारे पास इसमें 3 लाइन्स हैं, और तीनों लाइन्स आपको ये चीज़ शो कर रही हैं कि ये इन फेज होने की वजह से हमारे पास पावर इसकी पॉजिटिव आ रही है। अगर मेरे पास वोल्टेज पॉजिटिव है और करंट भी पॉजिटिव है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो पावर होगी वो भी पॉजिटिव होगी और उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ज़्यादा होगा। और अगर मैं हमारे पास नेगेटिव साइकिल्स की बात करूं तो उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास वोल्टेज भी नेगेटिव है और करंट भी नेगेटिव है, और दोनों इन फेज हैं। यानी कि जहाँ पे हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव होता है वहाँ ही पे हमारे पास करंट भी नेगेटिव होता है, और दोनों नेगेटिव नेगेटिव जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आता है। और इसी वजह से हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव, और हमारा जो ग्राफ है वो पावर का अप साइड पर बन रहा होता है। यानी कि P हमारे पास वी आई के इक्वल। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, हमने इसको ग्राफिकली देख लिया। और हमारे पास जो V है वो वी एम साइन ओमेगा टी, जबकि करंट जो है वो आई एम साइन ओमेगा टी के इक्वलेंट होता है। और अगर मैं वी एम और आई एम को मल्टीप्लाई कर लूँ तो साइन ओमेगा टी के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है। ठीक है। और अब ये चीज़ समझने वाली है कि हमने साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इज इक्वल टू 1/2 कैसे लिया। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1/2 हम इस तरह ले रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता है कि हमारे पास जो आर एम एस वैल्यू होती है, आर एम एस वैल्यू डिपेंड कर रही होती है इसकी 0.707 वाली वैल्यू पे, कि हमारे पास कैसे, अगर मेरे पास, हमने ये चीज़ जब आर एम एस वैल्यू वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो वी होता है वो वी एम के साथ √2 से डिवाइड हो रहा होता है। और अगर मेरे पास साइन ओमेगा टी की बात करूँ तो हमारे पास 45 डिग्री पे होता है 0.707। और जब मैं दो साइन हो और दोनों 45 पे 1/√2 और 1/√2 दे रहे हो, और 1/√2 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/√2 से, तो हमारे पास आंसर आता है 1/2, क्योंकि √2 और √2 मल्टीप्लाई के √2 का स्क्वायर बनाते हैं, और स्क्वायर हमारे पास √2 के साथ कैंसिल हो जाता है, और हमारे पास एट दी एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है वो 1/2 के इक्वलेंट आ जाता है। और हमारे पास जो टर्म है वो वी एम आई एम ओवर 2 हो जाएगी, क्योंकि हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1/2 लिख रहे हैं। और यानी कि अगर मैं इस 2 को ब्रेक करूं तो वो √2 और √2 में आ जाएगा, और वो हमारे पास वी आर एम एस और आई आर एम एस की फॉर्म बनेगी, और ये हमारे पास पावर लॉस इन अ रेजिस्टेंस कहलाएगी। आए अब इसके ज़रिए हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं।
हमारे पास क्वेश्चन है कि एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम्स, कि हमारे पास एक एसी सर्किट है जिसकी जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओहम है, इस कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। अब इसके जो अंदर वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और इसके जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज की है। आपने क्या निकालना है, करंट, पावर कंज्यूम्ड और इक्वेशन फॉर द वोल्टेज एंड करंट। आपने इसमें तीन चीज़ें निकालनी है, एक तो करंट फाइंड करना है, इसके अलावा पावर कंज्यूम, और आपने एक इक्वेशन वोल्टेज और करंट के दरमियान की फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या है। हमारे पास गिवन डेटा में सबसे पहले गिवन है रेजिस्टेंस जो कि हमारे पास है 20 ओम्स, और इसके अलावा वोल्टेज है जो कि मेरे पास है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 50 हर्ट्स की। ठीक है जी। और मुझे सबसे पहले इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है वो करंट फाइंड करना है, और मेरे पास जो करंट है उसका फार्मूला आपको ये चीज़ पता है। हमने इसमें फाइंड करना है करंट, और करंट का जो फार्मूला होता है ये चीज़ आपको पता है कि I इज़ इक्वल टू V/R होता है। ये चीज़ हमने ओहम्स लॉ में सीखी थी। तो मैं इनको पुट इन करता हूँ इनकी वैल्यूज़ को इसके अंदर। तो जो मेरे पास I है, V मैं पुट कर दूंगा 220 और R मैं पुट कर दूंगा 20। तो 220 को जब मैं 20 से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास इक्वलेंट आता है 11 एम्पेयर्स के, कि मेरे पास जो करंट है वो इक्वल आ रहा होगा 11 एम्पेयर्स के। ठीक है जी। हमने इसमें जो पहले चीज़ थी वो हमने करंट फाइंड कर लिया। दूसरा हमने इसमें फाइंड करना है एवरेज पावर, जो हमारे पास पावर डिसिपेट हो रही है वो हमने इसमें फाइंड करनी है। और आपको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। हमारे पास जो पावर का फार्मूला है वो इक्वल होता है V इंटू आई के, यानी कि हम वोल्टेज को करंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पावर आ जाएगी। आई हम इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं। वोल्टेज जो था वो मेरे पास था 220 और करंट जो है वो मेरे पास है 11। और अगर मैं 220 को 11 से मल्टीप्लाई करूँ, 220 मल्टीप्लाई बाई 11, तो मेरे पास आता है 2420 वाट, यानी कि मेरे पास जो पावर आई है वो इक्वल आई है 2420 वाट्स में। ठीक है जी। ये आपने याद रखना है कि हमने करंट और पावर इस तरह फाइंड आउट कर ली है। अब इसके अलावा हमने इसमें ना जो इक्वेशन निकालनी है उसके लिए मुझे ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब ओमेगा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको ये चीज़ पता है कि जो ओमेगा है वो मेरे पास 2 पाई और एफ के इक्वलेंट है। अब 2 पाई की वैल्यू पता है और मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी है, तो मैं पहले ओमेगा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं इसी स्लाइड पे ओमेगा की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 50। ठीक है। और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 3.14 इंटू 50, तो मेरे पास आंसर आता है 314। और हमारे पास ओमेगा के जो यूनिट्स होते हैं वो रेडियन पर सेकेंड होते हैं। ठीक है जी। ये हमने इसमें दो तीन चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं। अब इसमें हमारे पास ये चीज़ आपको पता है कि जो V होता है वो VM साइन ओमेगा टी के इक्वल है, और I जो है वो IM साइन ओमेगा टी के इक्वल होगा। अब इसमें जो VM है ना, इसको हमने देखना है कि VM का और IM का आपस में बेसिकली रिलेशन है क्या। जो IM है ना वो मेरे पास √2I के इक्वल होता है, यानी कि जो I होता है वो IM डिवाइड बाई √2 के इक्वल होता है, तो IM जो होगा वो √2I के इक्वलेंट होगा। और सिमिलरली हमारे पास जो वोल्टेज है वो भी ऐसे ही चेंज हो रहा होता है। आए हम VM और IM को भी बेसिकली फाइंड कर लेते हैं। यानी कि मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो VM है वो क्या है, मेरे पास आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि √2 इंटू V, जबकि जो मेरे पास IM है वो मेरे पास है √2 इंटू I। ठीक है जी। अब मैं इनकी वैल्यूज़ को पुट इन करता हूँ कि √2 ऐसे ही लिख देता हूँ, और V की वैल्यू थी 220, और जब मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ √2 को 220 से, √2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 220 से, तो मेरे पास आंसर आता है 311। ठीक है। ये आ जाता है 311.1 वोल्ट। जबकि मैं अगर करंट को इस तरह मल्टीप्लाई करूं, यानी कि IM को निकालना चाहूं, तो √2 और मल्टीप्लाई में जो करंट था मेरे पास वो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, ये हमारे पास 11 एम्पेयर था। और मैं इसको जब 11 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ √2 को, तो ये मेरे पास इक्वलेंट आ जाता है, √2 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से, तो ये इक्वल आता है 15.5 एम्पेयर के। ठीक है। जो मेरे पास IM है उसकी वैल्यू भी आ गई 15.5 एम्पेयर्स, जबकि VM की वैल्यू है 311 वोल्ट। तो अब मैंने इनकी वैल्यूज़ को जस्ट पुट इन कर देना है इसके अंदर, के जो V है वो मेरे पास इक्वल था VM इंटू साइन ओमेगा टी, जबकि जो I था वो इक्वल था IM इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। अब मेरे पास में VM भी है और ओमेगा भी है। हमारे पास क्या रह जाएगा, V और T के आप दरमियान में आपस में रिलेशन रह जाएगा। आए इसकी वैल्यूज़ को पुट इन कर देते हैं और हमारा यही आंसर होगा 311.1 इंटू साइन, और ओमेगा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 314 इंटू टी, और हमारे पास जो I है वो इसके निकलेगी I इज़ इक्वल टू 15.5 इंटू साइन, और ओमेगा की वैल्यू 314 इंटू टी आ जाएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने देखा कि हमारे पास रेजिस्टेंस, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी गिवन थी, और इसमें हमने करंट, पावर कंज्यूम्ड और इसके अलावा हमने कैसे वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को भी फाइंड आउट कर लिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक।